अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है मेजर जनरल अश्वनी सुवाई साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। मेहरबानी आरजू। सर, चाइना क्लैश के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक बार फिर कुछ दिन पहले देखा गया कि फिर से क्लैश हुआ था और इसी किस्म की बातें बार बार चाइना की तरफ से भी की जा रही हैं और भारत की तरफ से भी बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया जा रहा है। तो सर, क्या देख रहे हैं आप आगे फ्यूचर में? फिर दोबारा इसी किस्म का हम देखेंगे जो कुछ टाइम पहले हमने लद्दाख में देखा था, या कुछ डायलॉग के जरिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, ये सच्चाई है कि जहां पर अब चीन आया था यांग से, वो एक बड़ी डोमिनेटिंग हाइट है, वो 17,000 फीट के करीब है। और वो उस इलाके को डोमिनेट करती है। जो ये बेसिकली तवांग का एरिया है, वो रिलीजियस पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिक्स्थ दलाई लामा भी पैदा हुआ था। और तवांग को अगर चीन पकड़ता है तो फिर उसको बड़ा आसान हो जाता है असम की तरफ रोल करना, या वेस्ट में भूटान की तरफ जाना। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो यांगसे की पोस्ट है, और वो 17,000 फीट पे है। और वो हमने करीब करीब 80 के अंदर ली थी। भारत उस तब से वहां पर है। और चीन ने कई बार ये कोशिश की उसको पकड़ने की, और पिछले साल भी कोशिश की। अगर चीन उसको पकड़ता है, क्योंकि इसकी अहमियत क्या है, इस पोस्ट से हम 9 से 10 किलोमीटर चीन के अंदर देख सकते हैं। कैन यू सी मी प्लीज? जी 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 सर। हाँ, तो पहली बात तो हम 9 से 10 किलोमीटर अंदर देख सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये उस इलाके को डोमिनेट करता है। स्पेशली जो बुमला पास है, और उसके बाद जो नागदो एरिया है, उसको बिल्कुल डोमिनेट करता है। इसलिए चीन चाहता है कि उसको अगर वो पकड़ ले तो वो हमारे भारत के जो 8 से 10 किलोमीटर भारत की तरफ देख पाएगा, करीब करीब सेला पास के लिए। तो इसलिए उसने जो 9 दिसंबर को कोशिश की, मगर भारत की फौज चौकन्नी थी। और उसने 300 साढ़े 300 जो जवानों को लेके आया, क्योंकि नॉर्मल जो पेट्रोल होती है उसका साइज होता है 25 से 30। तो 300 से साढ़े 300, इसका मतलब इरादे जो थे उनके थे कि किसी तरीके से इस पोस्ट को पकड़ा जाए और भारत को एम्बेरस किया जाए। और ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्यों किया उसने? मैंने जी सोचा आप पूछोगे, इससे पहले मैं बताता हूं आपको। देखो, ये सच्चाई है कि आज चीन के अंदर हालात बहुत खराब हैं। और जो चीन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर, जो आज की तारीख में जीरो कोविड पॉलिसी है, वो बिल्कुल फेल हो गई है। और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है चीन की अच्छा नहीं कर रही। सप्लाई चेन वहां से काफी हद तक मूव कर गई है चीन से, स्पेशली इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत। लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जीरो कोविड पॉलिसी के अगेंस्ट। और ये एक बड़ी विडंबना है चीन में। और वो कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी पब्लिक की। और इसके साथ साथ दो तीन और भी रीजन है, कि जैसे कि एक प्रकार से आप समझे कि जिस प्रकार से भारत और चीन के रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा, भारत अब G20 की प्रेसिडेंसी भी मिली हुई है, SCO की प्रेसिडेंसी भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारे 2 साल थे। और ये अब लास्ट वन जो मंथ है उसके अंदर हमारे पास प्रेसिडेंसी थी, चेयरमैन थे। तो इसको दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसने सोचा कि अब जब इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट किया जाए। और भारत में हो सकता है, क्योंकि सर्दियां पड़ गई हैं, बर्फ पड़ गई इन इलाकों में। जब बर्फ पड़ जाती है तो इन इलाकों में कुछ स्ट्रेंथ को थिन आउट किया जाता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है उन इलाकों में रहना। तो मुझे लगता है इसका सोच के चीन ने इस वक्त का फायदा उठा के ये कोशिश की, पर इसकी कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। जो 350 के करीब जवान आए थे, भारत के 50 के करीब जवान थे, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया और उनको पीछे धकेल दिया। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो आपने भी देखा होगा, वैसा ही कुछ किया। वो तो इस साल का नहीं है, वो लगता है पिछले साल का हो सकता है, मगर ऐसा ही कुछ कार्रवाई की और चीन को वापस जाना पड़ा। आरजू। जी, बिल्कुल सही। लेकिन सर, आपके ख्याल से चाइना और इंडिया के बीच में पीस होना या बिल्कुल अमन से रहना, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस रीजन के लिए? दूसरा, कोविड की भी बात की आपने। एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि तेजी के साथ चाइना में कोविड जो है फैल रहा है, तो उसका कितना खतरा बाकी कंट्रीज में है?
हाँ बिल्कुल, देखो पहले तो भारत और चीन के बीच में जो ये लैंड जो डिस्प्यूट है, लाइन ऑफ फ्रैक्चर कंट्रोल, जिसके बारे में आपने बात की, क्या ये रिजोल्व हो सकता है? देखो ये सच्चाई है कि भारत जो है और चीन के साथ संबंध इंप्रूव हो सकते हैं अगर चीन और भारत कोशिश करे। भारत बड़ी कोशिश कर रहा है, मगर ये समझे जो चीन के 14 देशों के साथ लैंड बाउंड्री है, उसमें से उसने 12 देशों के साथ समझौते कर लिए हैं, और 2 देश रह गए हैं, एक तो भारत, एक भूटान। और वो जानबूझ के भारत को से समझौता नहीं कर रहा, भारत को अंडर प्रेशर डालना चाहता है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। वो अलग बात है कि आज भारत की काबिलियत और जो क्षमता है वो बिल्कुल चीन की जितनी होगी या चीन से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से वो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में अप्रैल मई 2020 में आया था 3 डिवीजन लेके लद्दाख में, वो अभी भी 3 डिवीजन उसकी भी हैं और हमारी 3 डिवीजन से ज्यादा है। और वो एलएसी एलओसी जैसा हो गया, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, आई बॉल टू आई बॉल है, पोस्टें हैं। और अब चीन जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप बॉर्डर एरिया के अंदर पीस और ट्रैंक्विलिटी को अलग रखें और बायलैटरल रिलेशन को इंप्रूव करें। और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि ओवरऑल आपके रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकते जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर एरिया में नहीं आएगी। ये अभी चीन को समझ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी हमारे 17 कोर कमांडर की मीटिंग हो चुकी है। जो हमारे लद्दाख के अंदर फ्रिक्शन पॉइंट थे, उनमें से किसी पॉइंटों में अभी समझौता हुआ है, पर कुछ पॉइंट अभी भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लद्दाख के अंदर डिसंगेजमेंट तो हुई है 3 जगह से, नॉर्थ और साउथ पंगोंग से, गोगरा हॉट स्प्रिंग से, देपसांग और डेमचौक अभी भी हैं, मगर वहां से डी इंडक्शन और नहीं हुई है, ना डी एस्केलेशन ना डी इंडक्शन। तो अभी भी वहां पर जमावड़ा दोनों देश का है। इसके साथ साथ जो चीन ने क्या किया, पूरे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में 2,500 से 3,000 के करीब गांव बना लिए हैं, जो कि गांव नहीं बट एक डिफेंडेड लोकेलिटी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है। एक सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो बना लिया उसने तिब्बत ऑटोनमस रीजन में। मगर यह भी सच है कि भारत ने भी इस दौरान में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया अपना, स्पेशली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी मोदी की, जो 10 साल से, उससे क्या हुआ है कि हमने रेलवे लाइन बनाई है, ब्रिजेस बनाए हैं, हमने अपनी टनल बनाई है, सप्लाई चेन को इंप्रूव किया है। तो भारत की भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अभी, और भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है। और यह अभी चीन को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अगर उसने कोई मिस एडवेंचर किया तो फिर उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के अंदर यह काबिलियत है कि ईंट का जवाब सब पत्थर से देगा, स्पेशली लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में भारत बहुत ज्यादा सक्षम है। अब आपने पॉइंट बताया कि कोविड की बात, यह सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से चीन के अंदर कोविड बहुत जोरों से फैल रहा है, और यह एक चिंता का विषय चीन के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। और मुझे लगता है ये कोविड चीन में फैलने के 2-3 रीजन है। एक तो हमें समझना चाहिए, जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, ये सबको पता है कोविड-19 वुहान से लीक हुआ है, वुहान की लैब से लीक हुआ है। वो मैन मेड है, क्या वो जानबूझ के लीक किया गया है या वो गलती से लीक हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता नहीं अभी तक कंक्लूसिव हुई है। लेकिन सर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि लैब से नहीं लीक हुआ है, बल्कि जो जिस तरह के खाने लोग खाते हैं, जो इनकी डिशेस होती हैं चाइनीज की, उस वजह से भी ये इस किस्म का वायरस निकला है। हाँ, हो सकता है। देखो मैं उसके ऊपर नहीं, वो तो WHO को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, मगर ये भी सोच विचार, आपने जो आरजू बताया वो भी हो सकता है। मगर मैं उस पॉइंट पे नहीं कह रहा, मैं उस पॉइंट पे बोल रहा हूं जब वुहान के अंदर से लीक हुआ या कैसे हुआ, जब चीन को पता लग गया कि ये कोविड-19 है, उसने पूरे वर्ल्ड को नहीं बताया और अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट तो छोड़ दी और इंटरनेशनल फ्लाइटें करता रहा। उससे क्या है, कोविड-19 यूरोप में चला गया और यूरोप से फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। और अब जिस प्रकार से उनकी स्थिति अभी है कि ऐसी है कि हर रोज जो है 5,000 के करीब डेथ हो रही है। सुनने में ये आया कि अगले कुछ एक समय में, एक साल में 10 लाख के करीब लोग मारे जाने की संभावना है। जिस प्रकार से जा रहा है 15 मिलियन इफेक्टेड होंगे। और हुआ क्यों है, क्योंकि चीन ने 3 चीजें गलत की हैं। एक तो क्या हुआ कि इनकी जो अपनी वैक्सीन बनाई, जो साइनोवैक्स, और दूसरी उसकी एफिकेसी 50 to 60% है, और इसने रिफ्यूज कर दिया यूरोप से जो वैक्सीन लेने से। इसलिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है चीन में, वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ।
दूसरा मास इम्यूनिटी नहीं आई, क्योंकि इन्होंने कोविड जीरो पहले से ही स्टार्ट कर दी। तो जिस प्रकार से भारत में हो सकता है, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, श्रीलंका में भी एक प्रकार से मास इम्यूनिटी आई, लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी आ गई। और हमारे जो भारत में हमने अपना जो जो एक बनाया कोवैक्सीन, उसकी भी एफिकेसी 90% से ऊपर, हमने कोविशील्ड भी लिया, और भारत की पॉपुलेशन उतनी है और हमने एक तो 2 डोज लगाए, बूस्टर डोज भी लगाया, और हमारे अंदर मास इम्यूनिटी आ गई। हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं ना कि चीन। और चीन की यही गलती मुझे लगता है ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड चीन में फैल रहा है, क्योंकि वहां मास इम्यूनिटी नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन जो सिस्टम था वो फेल हुआ। अभी कहते हैं जर्मनी की वो लेने को तैयार हुए हैं वैक्सीन, तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सबके लिए खतरा है। ये साउथ एशिया में सारे देश, जो भारत भी है, जिसमें पाकिस्तान भी, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, उनके लिए भी कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर चीन से में फैलता है तो ये इंटरनेशनल फ्लाइटों के जरिए बाहर जगह जाएगा। पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो। इसलिए इसका एक ही तरीका है, हो सकता है जैसे भारत में मैं बता सकता हूं आरजू, हमारी अभी एडवाइजरी इश्यू हो गई है। हमने बोला पैनिक नहीं करना, मगर सभी प्रिकॉशन स्टार्ट करो। भारत की जो गवर्नमेंट है इसके लिए तैयार है। भारत ने जो हमारा कोविड की सेकेंड वेव आई थी उससे बहुत कुछ सीखा है, तो इसलिए हम तैयार हैं। मगर ये सच्चाई है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है वर्ल्ड के लिए। जिस प्रकार से वुहान फैल रहा है, चीन में नहीं, जापान में भी, अमेरिका में भी, ब्राजील में भी, तो ये एक बहुत ज्यादा खतरा है और इसकी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है आरजू। जी, बिल्कुल, लेकिन सर सिर्फ भारत की तैयारी करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल। बाकी सारी दुनिया खुली हुई है। तो आपके ख्याल से अमेरिका और दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं, क्या वो चाइना से बात करेंगी? क्या वो किसी किस्म का एक्शन लेंगी इसके ऊपर? हाँ, लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, क्योंकि सच्चाई यह है कि एक देश में भी फैलेगा तो पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। और क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा देश है और वहां से कनेक्टिविटी है, और उसमें एक 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि उनको अभी जो वैक्सीनेशन का जो दौर है वो चलना चाहिए, और बाहर से वैक्सीनेशन जैसे जर्मनी से ले रहे हैं और दूसरे देशों से ले रहे हैं, और जो लोगों ने दूसरी कंट्री ने सीखा है, जो सक्सेसफुल ने, उसको प्रोटोकॉल को अपनाएं। क्योंकि चीन के अंदर फैलेगा तो भारत और दूसरे देशों में, वर्ल्ड में फैल सकता है। जैसे देखो, भारत ने पिछली बार भी किया, जब दूसरी वेव आई थी तो भारत ने अपने बनाया कोवैक्सीन, और हमने कोविशील्ड लिया, बाकी भी लिए। हमने काफी 118 देश हैं, बड़े छोटे देश, जिनके अंदर सप्लाई किया, और 30 से कंट्री ऐसी हैं जो गरीब थी, उनको हमने कोवैक्सीन जो है मुफ्त दिया। तो मुझे लगता है उसकी वजह है, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, अगर एक देश के अंदर भी रह जाता है तो फिर फैलेगा, क्योंकि सारा वर्ल्ड कनेक्टेड है। तो गरीब देश जो नहीं इसके लिए अपनी वैक्सीन बना सकता, अगर आप उसको नहीं देंगे तो वहां से फिर दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए जब तक आप सेफ नहीं है, जब तक पूरा वर्ल्ड नहीं, इसीलिए आरजू, जो हमने G20 का अगर देखो नारा भारत के प्रधानमंत्री ने लाया है, भारत ने लाया है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, उसका मेन मकसद ये है। देखो, ये पूरा वर्ल्ड एक है, हम एक ही हैं। अगर हम अपने देश और अर्थ का हिस्सा है, अगर हम इस ग्लोब को ध्यान नहीं देंगे, या तो वो क्लाइमेट चेंज या ऐसी बीमारियां बार बार आती रहेंगी, और इसकी लड़ाई एक देश नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई इकट्ठी लड़नी पड़ेगी पूरे वर्ल्ड को। जब तक कोविड-19 पूरे वर्ल्ड से नहीं निकल जाता, ये इम्यूट होके दोबारा किसी न किसी शेप में दोबारा आता रहेगा, और ये खतरा चीन के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आरजू। तो सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बार बार हम क्लैश देखते हैं, उसको रोकने का कोई तरीका है, या इसी तरह से दोनों तरफ के लोगों की जाने जाती रहेंगी? क्योंकि नुकसान तो दोनों का होता है, एक का नहीं होता। हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारत तो तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। भारत बार बार बता रहा है बात चीज से समझौता किया जाए, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश में, वो वाटरशेड प्रिंसिपल में है, मैकमोहन लाइन पे है, और बिल्कुल वो क्लियर मार्केशन है। हम चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान, जो चीन के बीच के अंदर आगे बातचीत हो,
जिस प्रकार से हमारी वर्किंग मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, मैप एक्सचेंज हो और एलएसी बॉर्डर की तरफ निकले, मतलब कि एक ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है धीरे धीरे रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर ये रिजॉल्व नहीं होगी तो फिर ये फ्रिक्शन दोनों देश के बीच में रहेगा, और ये फ्रिक्शन दोनों देशों के बीच में रहने से बहुत ज्यादा नुकसान पूरे साउथ एशिया को होगा। मगर ये सच्चाई है, भारत इसके लिए तैयार है, क्यों भारत चाहता है कि ये रिजॉल्व हो। क्या चीन चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर चीन चाहेगा तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। हल निकलेगा बातचीत से। उसकी कुछ क्लेम लाइन है, कुछ भारत की क्लेम लाइन है, हम बैठ के बातचीत करके ही इसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। मगर अगर ये नहीं होता तो भारत इसके लिए तैयार है, और सच्चाई यह है कि अब चीन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यही है कि चीन के को भारत की एक बड़ी मार्केट थी। देखो, भारत का कम से कम 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड है, और हम उसको बहुत ह्यूज मार्केट देते हैं। भारत ने कभी सोचा नहीं था कि चीन के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, मगर वो 2017 में डोकलाम में आया, 2020 में गलवान में आया। तो अब भारत ने क्या किया है कि अब ट्रेड धीरे धीरे भारत का कम होगा, वो उसको भी इकोनॉमिकली हर्ट करेगा। और भारत ने काफी ऐप को बंद कर दिया है, जो अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी कम कर दिया। मैं ये कहूंगा कि भारत चाहता है कि रिलेशन इंप्रूव हो, ये बॉर्डर डिस्प्यूट दूर हो, मगर ये कतई नहीं कि भारत तैयार नहीं है। भारत अपनी तैयारी बड़ी जोरों से कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल। भारत ने अपनी फौजों को मॉडर्नाइज किया है। भारत हर इवेंचुअलिटी के तैयार है, मगर एट द सेम टाइम भारत चाहता है ये रिलेशन बढ़े, क्योंकि देखो, अगर दोनों देशों के रिलेशन बढ़ेंगे तो इकोनॉमी पे ध्यान होगा। अब लड़ते हैं तो नुकसान दोनों को बहुत बड़ा होगा, ये समझना चाहिए। क्योंकि हम गरीब देश हैं, हम डेवलपिंग हैं, हम डेवलप होंगे आने वाले टाइम में। अगर हमारी लड़ाई तनाव रहेगा तो हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने डिफेंस पे और मिलिट्री पे, और वो होगा एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी। तो इसलिए अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो दोनों देशों के लिए फायदा है। मगर भारत ने अब ये सोच विचार किया है कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और हम कर रहे हैं, और हम अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम सक्षम हैं। और चीन को भी ये मालूम है, चीन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता है कि ये लड़ाई जब होगी भारत और चीन के बीच में, ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तो होनी है। मगर भारत की जो वायु शक्ति है वो बहुत काबिल है रफेल आने में, और जो भारत की जो स्पेशली नेवल पावर है उसके अंदर क्षमता है कि हम इंडियन ओशन में जो मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं। और चीन का 70 से 80% ट्रेड जाता है, उसके पास 40 से 50 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। ये चीन को भी भली बात मालूम है। तो ये सच्चाई है, जो लड़ाई होगी तो बहुत नुकसान होगा दोनों देशों को। लड़ाई अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देश इकोनॉमिकली बढ़ना चाहते हैं, मगर ये चीज चीन को सोचना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि क्या आने वाले समय में रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं? देखो, ये चीन पे है, पर भारत तैयार है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रिलेशन आज की तारीख में हो रहे हैं, चीन कभी भी मिस एडवेंचर कर सकता है। वो सर्दियों में भी कर सकता है, आने वाले जो सर्दियों के बाद टाइम है उसमें करेगा, क्योंकि जो शी जिनपिंग की 3rd टर्म है उसने कुछ ना कुछ ताइवान पे पक्का करना है, कुछ ना कुछ भारत की तरफ भी कर सकता है। तो हम इसके लिए तैयार हैं, और इसके लिए प्रिडिक्शन दी थी कि किसी कुछ कर सकता है। इसलिए अगर आप देखें यांगसे में भारत का जो रिस्पॉन्स था बहुत रोबस्ट था, बहुत स्ट्रांग था, और चीन भी बिल्कुल उससे मुझे लगता है काफी घबरा गया। तो ये सच्चाई है, भारत तैयार है, पर भारत चाहेगा कि रिलेशन इंप्रूव हो तो दोनों देशों का फायदा है। आरजू जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था कि अब ये टाइम जो है वो इसका नहीं है कि जंगें लड़ी जाएं या इस किस्म की क्लैशेस हों। तो आई होप कि जल्दी इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकलेगा और पीसफुली दोनों कंट्रीज रहेंगी। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हाँ, अर्जुन, मैं इसमें ये कहूंगा, जो आपने बोला, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी से रूस और यूक्रेन की लड़ाई रिजॉल्व होनी चाहिए, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और ये एक बड़ी काबिल बात बोली थी। ये प्रधानमंत्री मोदी के पास इतनी करेज है, गट्स हैं, जो पुतिन को बोला है। तो सच्चाई ये है कि ये रूस यूक्रेन लड़ाई भी जल्दी रुकनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है वर्ल्ड में, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए फूड, फर्टिलाइजर और आपका जो ऑयल है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। और हमें सबको डेवलपिंग और डेवलप जो
हैं कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है। और मुझे लगता है भारत एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत के रिलेशन जो है रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ भी हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में ये लड़ाई रुकनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत नुकसान है। जिस प्रकार से फ्यूल की रेट बढ़ते जा रहे हैं, छोटी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री नहीं अफोर्ड कर सकती, और इसी प्रकार से फूड की शॉर्टेज होती जा रही है, फर्टिलाइजर की कमी होती जाती है। मुझे लगता है गुड सेंस शुड प्रिवेल, और यूक्रेन और रूस की लड़ाई भी जल्दी रुकनी चाहिए, नहीं तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है एक प्रकार से रिसेशन आने के भी चांसेस हैं, स्पेशली काफी कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूरोप। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है सर, और मेरा ख्याल है लोगों को इस बात को समझना होगा, इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि इस किस्म के क्लैशेस ना हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। आरजू, मेहरबानी। थैंक यू।